माइस्थेनिक क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। सो दो क्राइसिस मैंने कल लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, माइस्थेनिक क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। माइस्थेनिक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे रिलेटेड टू माइस्थेनिया ग्रेविस, व्हेन पर्सन इज हैविंग सीवियर सिम्पटम ऑफ माइस्थेनिक डिजीज और माइस्थेनिया ग्रेविस, दैट इज नोन एज माइस्थेनिक क्राइसिस। एंड यहाँ पे जो कोज होगा सेम जो माइस्थेनिया ग्रेविस में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रहेगा। जैसे हम जो मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि पर्सन इज प्रेजेंटेड विद मसल वीकनेस, पर्सन के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, मसल वीकनेस, पर्सन इज ऑलरेडी डायग्नोस्ड विद माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ही इज रिसीविंग, लाइक माय एग्जांपल इज नियोस्टिगमाइन जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। नियोस्टिगमाइन इज एन एंटीकोलिनेस्टेरस ड्रग। द डोज ऑफ दिस नियोस्टिगमाइन is totally based on the formation of your antibody, autoantibodies. Whatever amount of autoantibodies form in your body, according to that, the doctor will decide the amount of this neostigmine. इसलिए ये जो पेशेंट्स होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के, इनको फ्रीक्वेंट फॉलोअप के लिए जाना होता है हॉस्पिटल्स, एंड डॉक्टर एंटीबॉडीज का लेवल असेस करते हैं ब्लड में, उसके अकॉर्डिंग डोज को जो है अप एंड डाउन करते हैं, कभी कम कभी ज्यादा करना पड़ता है, फिक्स नहीं हो पाता है कंटिन्यूसली। सो ये पेशेंट किसके साथ आया, मसल वीकनेस के साथ, ही इज रिसीविंग नियोस्टिगमाइन, स्टिल पर्सन इज डेवलपिंग मसल वीकनेस, अभी भी मसल वीकनेस हो रहा है। उसका रीजन क्या था वो हमने डिस्कस किया था। सो दिस इज द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन, हियर वी हैव द रिसेप्टर्स। In case of myasthenia gravis, what is the problem? Autoantibodies form against the cholinergic receptor, and these receptors are blocked by autoantibodies. So our acetylcholine is not able to work properly. यहाँ एक ही receptor है only जिसके ऊपर acetylcholine work कर रहा है, remaining are blocked by the autoantibodies. And जब receptors जो working है वो reduce हो जाएंगे, number of receptors working receptors, then उस condition में activity क्या होगी, slow, weak हो जाएगी, and that weakness is related to myasthenia gravis, अगर ये cholinergic receptor को block कर रहा है autoantibodies. Now आपने क्या किया, इन रिसेप्टर्स को ओपन करने के लिए इस पेशेंट को साथ में क्या दे दिया, नियोस्टिगमाइन। नियोस्टिगमाइन विल इंक्रीज द एसिटाइलकोलिन, पूरा मैकेनिज्म बताया था मैंने। नियोस्टिगमाइन ब्लॉक द कोलिनेस्टेरेज एंजाइम, याद है, कोलिनेस्टेरेज एंजाइम which is responsible for the destruction of acetylcholine which remain after the completion of activity. So this niostigmine drug block the cholinesterase enzyme. When this enzyme is blocked, the destruction of acetylcholine will not occur, and उससे क्या होगा, acetylcholine का लेवल इंक्रीज होगा, एंड व्हेन नंबर ऑफ एसिटाइलकोलिन इज वेरी हाई, देन दिस ब्लॉक रिसेप्टर विल बी ओपन बाय दिस एसिटाइलकोलिन, बिकॉज़ ये पावर ज्यादा हो गया इसमें, तो इनको क्या करेगा, ओपन कर देगा, एंड आपकी एक्टिविटी क्या होगी, स्टार्ट। डॉक्टर विल डिटरमाइन दिस अमाउंट ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। सो फॉर एग्जांपल, इन दो रिसेप्टर को ओपन करने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यू रिक्वायर 2 mg ऑफ नियोस्टिगमाइन, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, टू ओपन द 2 रिसेप्टर यू रिक्वायर्ड 2 mg ड्रग ऑफ नियोस्टिगमाइन। सडनली क्या हुआ, पेशेंट की बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इंक्रीज हो गया। प्रीवियसली ऑटो एंटीबॉडी ब्लॉकिंग ओनली द 2 रिसेप्टर, नाउ इन वन स्टेट इट इंक्रीज्ड, और जब इंक्रीज होगा तो इसने क्या किया, 3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। आपने नियोस्टिगमाइन दिया, देन नियोस्टिगमाइन विल ओपन, जो 2 mg हो कितना को ओपन करेगा, 2 को ही ओपन कर पाएगा क्योंकि ये पहले से ही फिक्स था। सो ये दोनों ओपन हो जाएंगे, बट एक अभी भी क्या रहेगा, ब्लॉक्ड, बिकॉज़ इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी। और जब रिसेप्टर ब्लॉक रहेगा तो नियोस्टिगमाइन लेने के बाद में भी पेशेंट की एक्टिविटी क्या है, स्लो है, वीक है, दैट इज नोन एज माइस्थेनिक क्राइसिस, बिकॉज़ यहाँ पे अभी भी रिसेप्टर्स ओपन नहीं हुआ है। प्रॉब्लम माइस्थेनिया ग्रेविस वाली यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइस्थेनिक क्राइसिस। सो इट इज अकर ड्यू टू द इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी। व्हाट इज द मैनेजमेंट, नंबर ऑफ एंटीबॉडी इंक्रीज हुआ तो हमें भी नंबर ऑफ ड्रग क्या करना है, लाइक 2 mg 2 को ओपन करा तो 3 mg 3 को ओपन करेगा, आप 3 mg दे दो, आपका पेशेंट फिर से ठीक हो जाएगा। सो यू हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नियोस्टिगमाइन। बट इन केस ऑफ सेकंड कंडीशन, दिस इज एन कोलिनर्जिक क्राइसिस, यहाँ पे क्या हुआ, द एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड, कम हो गया। लाइक हमने अभी देखा कि यहाँ पे 3 रिसेप्टर्स थे, और इन तीनों रिसेप्टर पे, जस्ट एग्जांपल 3 हम मान रहे हैं, यहाँ पे 2 क्या थे, यहाँ पे ब्लॉक थे, 2 आर ब्लॉक्ड एंड 1 इज वर्किंग। आपने इन दोनों को ओपन करने के लिए कितना ड्रग दिया, 2 mg नियोस्टिगमाइन दिया, एंड इसने इनको क्या किया, ओपन कर दिया, पर्सन इज हैविंग नॉर्मल, बट आफ्टर फ्यू डेज पर्सन प्रेजेंटेड विद अगेन मसल वीकनेस। आपने देखा कि पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ऑटो एंटीबॉडीज रिड्यूस्ड। जब ऑटो एंटीबॉडी रिड्यूस होगा तो जो 2 ब्लॉक थे वो अब ब्लॉकेज क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, आपको ड्रग की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस ब्लॉकेज इज ऑटोमेटिकली ओपन। ये क्या हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, और फिर भी आपने क्या दे दिया, नियोस्टिगमाइन, एंड दिस नियोस्टिगमाइन स्टिमुलेट दिस रिसेप्टर मोर। तो एक्स्ट्रा ड्रग है तो वो रिसेप्टर को जाके क्या करेगा, और ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, एंड इन दैट सिचुएशन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज ओवर स्टिमुलेटेड। कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, ओवर स्टिमुलेट होंगे, एंड ओवर स्टिमुलेशन लीड टू एक्सेसिव एंट्री ऑफ सोडियम। अंदर कौन जाएगा, सोडियम, एंड व्हेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दिस लीड टू परमानेंट डिपोलराइजेशन ऑफ द सेल। जब सोडियम एक्सेसिव होगा तो सेल परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिपोलराइजेशन, सेल इज नॉट एबल टू रिपोलराइज अगेन। उसके बाद इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को रिपोलराइज कर ले, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ सोडियम सेल के अंदर पहुंच गया, एंड उस कंडीशन में आपका ये जो फंक्शन था मसल का वो यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप। डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन नहीं होगा तो मसल फंक्शन नहीं होगा, और मसल का फंक्शन स्टॉप तो फिर मसल क्या होगी, वीक। बट यहाँ पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे माइस्थेनिक क्राइसिस नहीं है, माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिनर्जिक एक्टिविटी, कोलिनर्जिक सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हुआ, उससे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोलिनर्जिक क्राइसिस। सो दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स, वन इज माइस्थेनिक क्राइसिस एंड सेकंड वन इज कोलिनर्जिक क्राइसिस। यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैनेजमेंट।
इन दिस कंडीशन एससीएच का एक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है, तो आप डोज क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, ये एक्टिविटी डिक्रीज होगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो दिस इज द माइस्थेनिक क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस. क्लियर? और कुछ? यस, मूव करें आगे. नेक्स्ट जो आज हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और CVA. So before starting this disorder, you have to understand it's a type of vascular disease. First is it's a type of vascular disease, most common vascular disease in our brain. Brain के अंदर होने वाली सबसे common vascular disease कौन सी है? Cerebrovascular disease. And before moving on this disease, you have to understand very clearly about the vascular structure in our brain or the blood supply to the brain. And I hope you know very well about the blood supply of the brain. जानते? पता है? So in our brain, we have two type of circulation. Not artery circulation तो दो type का होगा ही, पर blood supply done by two type of vessels in our brain. One is the internal carotid artery, right and left. Now these branches arising from the carotid artery. The one is moving in the anterior part of the brain, which is known as anterior, and it moving in the cerebral part of the brain. That's why it is known as anterior cerebral artery. One is going in the middle part of the brain. This is known as middle cerebral artery. These are the right, and here we have the anterior cerebral artery left and middle cerebral artery left. So this is the middle cerebral artery, and this is the anterior cerebral artery. These are the right and these are the left. This is the anterior circulation of the brain. हमने पहले ही बनाया, आपको याद होगा. दिस इज द कैरोटिड आर्टरी, ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगी. ये जो मैंने उधर राउंड ऐसे बनाया वो ये वाला ओपनिंग है. वन ये इधर से ऊपर जाएगी, यहां से एक ब्रांच ऊपर आगे ऐसे जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट ब्रांच जो मैंने ऊपर ऐसे बनाई है, वो ऐसे है बेसिकली. दिस इज मूविंग इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम. दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंड वन ब्रांच इज गोइंग इन द मिडिल पार्ट लाइक दिस. दिस इज नोन एज मिडिल सेरिब्रल आर्टरी. Again, this is the anterior part circulation of the brain, and in posterior part, the responsible vessel is vertebral artery. So you just make opposite V here for vertebral artery, and these are the vertebral artery, right and left. One is right vertebral artery, second one is left, जो आपकी vertebral column के दोनों साइड से ऊपर की तरफ जाएगी. That's why it is known as vertebral artery. After reaching into the brain, they fuse together and form a single vessel, and this is known as the vertebral artery. Vertebral artery, right and left, and this is the basilar artery. One single होने के बाद क्या बन जाती है? Basilar artery. Now this basilar artery again further divided into two part. One is going in the right part of the posterior cerebrum, and one is going in the left part of the posterior cerebrum. So one is the right cerebrum, right posterior cerebral artery, and the second one is the left posterior cerebral artery. This is the circulation. So this is the right posterior cerebral artery, and this is the left posterior cerebral artery. Clear? Anterior and posterior circulation of brain. ऑलरेडी हमने ये भी बात किया कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल. न्यूरॉन एक बार डीजनरेट हो गया तो इट विल नेवर बी रीजनरेटेड, एंड इसके डीजनरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ऑल द सर्कुलेशन इज कनेक्टेड विद ईच अदर. सो एक ब्लॉक होने पे दूसरा सप्लाई कर दे. सो एंटीरियर सर्कुलेशन इज कनेक्टेड विद एंटीरियर विद द हेल्प ऑफ दिस इज एन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. ये दोनों को ध्यान रखना, ये है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड दिस इज द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंड एंटीरियर इज कनेक्टेड विद posterior with the help of posterior communicating artery. So this is posterior communicating and this is the posterior cerebral. दोनों को अलग-अलग यार पूरा नाम लिखना लिखे आप तो. So this is the posterior communicating artery, and now here we have a clear cut circle which is known as circle of Willis, and this is the circulation of our brain. Clear? This is responsible for arterial circulation and branches of this. जो भी इसकी ब्रांचेस निकलेगी वो कहां सप्लाई करेगी? ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई करेगी. द फर्स्ट एमसीक्यू सीवीए में जो पूछा जाएगा वो है दिस इज द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी. दिस इज द वेसल व्हिच इज मोस्ट कॉमनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. सो क्वेश्चन है कि सबसे कॉमन जो आपको इंफाक्शन देखने को मिलेगा या सीवीए अटैक जो देखने को मिलेगा वो कौन सी वेसल्स के थ्रू या वेसल्स में मिलेगा? तो आंसर इज मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इज अ वेरी कॉमन ब्रांच ऑफ दिस सर्कल ऑफ विलिस. क्लियर? तो ये क्लियर हो गया. नाउ सीवीए मींस सिंपली सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. जो वेसल सेरिब्रम को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें किसी ना किसी तरीके से ब्लॉकेज आना या ब्रेन की ब्लड सप्लाई का रिड्यूस होना. दो टाइप से रिड्यूस हो सकता है. आइदर द वेसल इज ब्लॉक्ड, लाइक ये ब्लॉक हो गया और ये ब्लॉक हो गई या ये ब्लॉक हो गई. व्हेन द वेसल इज ब्लॉक्ड द ब्लड सप्लाई टू दैट पार्ट इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज और स्टॉप, एंड वो पार्ट क्या हो जाएगा? पूरी तरह से इन्फार्क्ट हो जाएगा. द सेकंड कॉज इज द सर्कुलेशन इज ओके, देयर इज नो ब्लॉकेज, बट द अमाउंट ऑफ द ब्लड इज रिड्यूस्ड. बॉडी के अंदर जो टोटल वॉल्यूम होता है वो क्या हो गया? कम हो गया. लाइक इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग इन एक्सीडेंट केस, सीवियर हेमरेज हो गया. तो सीवियर हेमरेज में ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई रीच नहीं होगा और ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो उस कंडीशन में फिर से पेशेंट में क्या हो सकता है? दिस सीवी हो सकता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. सो दीज आर द कंडीशन जो सीवीए कोज कर सकती है. तो स्टार्ट करें. ये हो गया. CVA is also known as a stroke. CVA is also known as stroke or brain attack. Like we every time discuss about the heart attack. सुनते हो आप लोग? Heart attack. So heart attack means decreased blood supply to myocardium. Blood जो है सप्लाई हार्ट को नहीं हो रही है, उसे हार्ट काम करना बंद कर देगा. That is known as heart attack. Same thing if the blood supply to the brain is reduced or stopped, that is known as brain attack or CVA, cerebrovascular accident. Clear? Move करें. Next. The most common vascular disorder of brain is CVA, cerebrovascular
accident. तो ये एमसीक्यू भी कभी कभी आ जाता है. द मोस्ट कॉमन वास्कुलर डिजीज ऑफ ब्रेन इज, द आंसर शुड बी cerebrovascular accident or brain attack or CVA. Next one is, it is occurs when the blood supply to part of the brain is interrupted or reduced leading to brain cell damage or death. So हमने वही बात की अभी, जो भी वेसल्स पार्ट ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन के पार्ट को, उसमें किसी तरह का कोई इंटरप्शन या डिक्रीज ब्लड सप्लाई होती है तो उसकी सेल क्या हो जाएगी, डैमेज, न्यूरॉन डैमेज, एंड दैट लीड टू cerebrovascular accident और CVA. अगर एग्जाम में इसका इमेज आता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पिक्चर पुट करता हूँ, दिस इज द पिक्चर, अगर ये ऐसा आता है, so this is a picture of MRI or PET scan or CT scan or X-ray. How you can recognize this picture? It's a picture of CT scan, MRI or PET scan or X-ray. कर सकते हैं रिकॉग्नाइज? बताओ फिर क्या है? CT scan, MRI, मुझे तो PET scan दिख रहा है? So it is very simple to recognize, to differentiate the pictures कि कौन सा CT scan है, कौन सा MRI है और कौन सा PET scan है. बहुत इजी है. पढ़ना तो ठीक है, मैंने कुछ चीजें तो आपको पढ़ाई थी, जैसे ब्रेन हेमरेज हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. अब इसमें पूछे कि इसमें क्या हुआ पेशेंट को, कौन सा हेमरेज हुआ है. ये पिक्चर आगे आपसे पूछे विच टाइप ऑफ हेमरेज इज देयर, अरे सिंपली देखो यहाँ इतना इजी दिखाया हुआ है. दिस इज द राइट सेरिब्रम, दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम, दिस इज द ब्लीडिंग. ये व्हाइट जो दिख रहा है वो क्या है, ब्लीडिंग है, एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन, दैट व्हाई इट इज नोन एज इंट्राक्रैनियल हेमरेज और इंट्रासेरेब्रल हेमरेज. बताया तो था वो, ठीक है, उसको छोड़ो, अभी कोई बात नहीं, अभी इस पे बात करते हैं. सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर व्यूइंग अ सीटी स्कैन और पेट स्कैन को आइडेंटिफाई करना इजी है, क्योंकि पेट स्कैन के अंदर कलर पिक्चर आती है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है. सो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा किससे, पेट स्कैन से. पेट स्कैन मतलब कलर, अगर ऐसा ही पिक्चर लेकिन कलरफुल, ये व्हाइट, ये रेड, ये पर्पल, ये पिंक, अलग अलग बहुत सारे मल्टीपल कलर्स आएंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, पेट स्कैन. अब हमारे पास बचा दो, वन इज सीटी एंड वन इज एमआरआई. सो सीटी स्कैन और एमआरआई में थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन मैंने बताया था. व्हेन यू लुक द पिक्चर, अगर आप पिक्चर को दिखते हैं, इफ इट इज लुकिंग वेरी क्लियर, लाइक यूर, जो आज के स्मार्टफोन जो होते हैं उनकी पिक्चर्स देखते हो तो वो जो आपको दिखती है क्लियर पिक्चर्स, और एक होता है जो आपके पुराने टाइम का मोबाइल फोन था जिसमें आप कभी ऐसे उल्टा करके सेल्फी लेते थे, कैमरा उधर होता था, बाहर दिखता नहीं था, फिर पता चलता मुंह आया, ये बाकी तो हटा गया. वो जो पिक्चर आती थी पुराने टाइम में, ब्लड सी धुंधली सी होती है, अगर नहीं तो पुराना कभी फेसबुक आप कभी जाओगे ओल्ड टाइम में तो वहां दिखेगा ओल्ड वाला पिक्चर, धुंधला धुंधला वैसा ये पिक्चर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन. बट वो कोई बेसिस नहीं हो सकता, वो जस्ट एक आइडिया है. बेसिस कैसे होगा, तो फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू आर गोइंग फॉर इमेजिंग, द फर्स्ट थिंग इज द हार्ट स्ट्रक्चर. जो भी हार्ट पार्ट है, द स्कल वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है. जब हम हार्ट पार्ट पे जाएंगे तो इन सीटी स्कैन द हार्ट पार्ट इज ऑलवेज लुक लाइक व्हाइट, ऐसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा. बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एमआरआई, जब मैं एमआरआई की बात करूंगा, एमआरआई स्कैन की बात करेंगे, तो एमआरआई में ये व्हाइट नहीं दिखेगा. एमआरआई में कैसा होगा, इट विल लुक लाइक ब्लैक. सो यहाँ पे जो व्हाइट दिख रहा है, दिस इज द, ये बाहर क्या है, क्रेनियम है, लेकिन जब मैं एमआरआई देखूंगा तो वहां कैसा होगा, ये ब्लैक विजिबल होगा. द नेक्स्ट थिंग इज इन सीटी स्कैन व्हेन देयर इज एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग और हेमेटोमा, ब्लीड अगर कुछ है तो ब्लीड होने के बाद वो भी कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एंड दैट विल आल्सो लुक व्हाइट इन सीटी स्कैन, बट इन एमआरआई इट विल आल्सो लुक ब्लैक. व्हेन यू आर गोइंग इन अ सीटी स्कैन, द स्पेस, जो भी ब्रेन में स्पेस, इसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, द वेंट्रिकल विल बी लुक लाइक इन ब्लैक इन सीटी स्कैन. वेंट्रिकल्स को कैसे होंगे, ब्लैक रहेंगे, किसमें, सीटी स्कैन में वेंट्रिकल. बट जब एमआरआई की बात करेंगे तो दे विल लुक लाइक व्हाइट. वेंट्रिकल्स कैसे दिखेंगे, व्हाइट दिखेंगे सीटी स्कैन में. सो ये आप देख सकते हैं बीच में, दिस ब्लैक पार्ट इज द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन. तो ये आपको किसमें दिखेगा, सीटी में. व्हाइट है तो किसमें होगा, एमआरआई में होगा. सो दिस इज द फ्यू पॉइंट रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सीटी स्कैन और एमआरआई. क्लियर कर सकते हैं. अब हम इसकी बात करें तो इस पेशेंट को जो है यहाँ पे क्या हुआ है, इंफाक्शन हुआ है. दिस इज एन इंफाक्टेड एरिया. इंफाक्शन, व्हाट इज इंफाक्शन, व्हाट इज इंफाक्शन, पैरासाइट्स. वेरी गुड, किसने बोला पैरासाइट, क्लैपिंग फॉर हिम और हर. और वो इन्फेस्टेशन होता है पैरासाइट, इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन, इट इज नॉट इन्फ्रैक्शन, इट्स इन्फ्रैक्शन. कुछ भी पैरासाइट, ब्लड सप्लाई कम होना, दैट इज इन्फ्रैक्शन. सेल डैमेज होना, दैट इज इन्फ्रैक्शन. ओके, before you change my concept, I will tell you the real concept. What is the real concept between necrosis and infarction? So necrosis means when a single cell is damaged or died, that is known as necrosis, and when a group of cell is died or damaged, that is known as infarction. So बहुत सारा एक साथ डैमेज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, infarction. एक ही होता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, necrosis. चलो कोई नहीं, आगे नेक्स्ट चले, मूव करें. cause of CVA. So cause दो टाइप के cause हो सकते हैं. one is any type of obstruction in the brain blood supply, और second one is reduce the brain blood supply. और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो देखते हैं यहाँ पे. one is carotid artery occlusion. अभी बताया थोड़ी देर पहले ही मैंने, ये बनाया था, इधर बनाया, carotid artery occlusion. If the artery is occluded, internal carotid artery will not supply blood to the brain and person will have infarction. Second one is hyperlipidemia, excessive lipid, पेट ज्यादा है, the person will undergo which problem, atherosclerosis. सुना है, very common problem, this is known as atherosclerosis, deposition of fat inside the blood vessel, which is known as atherosclerosis, narrowing of the lumen of the blood vessels, atherosclerosis. So if this atherosclerosis is present in your internal carotid artery or in the vertebral artery, then it lead to
CVA. Next, obesity. In every disease, obesity play a very important role. Obese होना, it's a big issue. From upper part to the lower part of the body, if the person is obese, then person will have every problem. Person will have very commonly diabetes mellitus. Person will have thyroid problem. Person will have bone problem like osteoporosis, joint pain, arthritis, hypertension. Then higher chance for developing CVA, heart attack, and kidney failure. सारी disease जो भी हम पढ़ेंगे, हर जगह एक फैक्टर आएगा, वो कौन सा होगा? Obesity. So obesity is very dangerous and कभी भी ज़्यादा obese नहीं होना है. Obese क्यों होते हैं? Why person is very obese? One problem is genetic. So genetic को छोड़ दो, बाकी क्या है? The other cause is genetic के अलावा lifestyle. Very good. हम इंडियन हैं. देखो दो लाइन होती है. एक होती है खाना, जो जानते हो खाना. एक होता है कि सर हम तो खाने के लिए जीते हैं, और एक होता है सर हम जीते हैं खाने के लिए. तो वो तो सेम ही हो गया, पर हम जीने के लिए खाना खाते हैं. दो पॉइंट है. एक आप सिर्फ जी इसलिए रहे हो क्योंकि मुझे सर खाना खाना है, बाकी मुझे जिंदगी में क्या करना है, पैसे इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या खाना है, खाना, ये खाना वो खाना जो भी है. और दूसरा बोलता है कि सर बस जीना है, उसके लिए जो मिल जाए काफी है, क्या इसमें रखा है. सो आप ओबेस कब होंगे? ओबेस कब होंगे? जब आप सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में खाने के लिए आए हो, बाकी कोई काम ही नहीं है, तो आप क्या होंगे? ओबेस. तो ये अपना थॉट आज ही क्या करें? चेंज करें. जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है. समझ रहे हो या नहीं? मूव करें आगे. नेक्स्ट, एक पर्सन था, उसने क्या किया, उसने किसी से पूछा, मैंगो जानते हो, आम. उसने पूछा आपको मैंगो अच्छा लगता है? तो बोला नहीं, आई डोंट लाइक मैंगो. तो बोला ओके. एप्पल. दूसरे पर्सन से पूछा आपको एप्पल अच्छा लगता है? उसने बोला आई डोंट लाइक एप्पल. सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आए. एक पर्सन मैंगो पसंद नहीं करता, एक पर्सन एप्पल पसंद नहीं करता, एक को ग्रेप्स अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारी थिंग्स अच्छी नहीं लगती है. फिर उसने बोला कि आप इसको पसंद करते हो या नहीं करते हो, उससे क्या इसकी वैल्यू पे कोई इंपैक्ट पड़ा है? तेरे पसंद करने से सस्ती हो गई, या तेरे पसंद नहीं करने से इसकी वैल्यू कम हो गई? मैंगो तो आज भी क्या रहेगा? मैंगो ही रहेगा, वो तो किंग ही रहेगा, फ्रूट्स का किंग है वो, और रहेगा. तो पसंद कर या मत कर, तेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड ये सेम थिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. हम लोग क्या करते हैं, इन फालतू की चीजों पे फोकस करके पढ़ाई को भूल जाते हैं. क्या आज मुझे उसने बोल दिया कि मैं तेरे को पसंद नहीं करती हूं, पूरे दिन भर रात भर वही सोचो, अच्छा मुझे कैसे बोल दिया मेरे को पसंद नहीं करती हूं या नहीं करता. हमारे माइंड में वही चाह रहे भाई, उसके कहने से कि आपकी वैल्यू कम हो गई. उसको बोलो तू पसंद करे या ना करे, बाहर में जा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. मेरी वैल्यू अभी भी क्या है, उस मैंगो की तरह सेम है. मुझे लोग पसंद करें या ना करें, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है. पास वाला बोल देना कि आज ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो पूरे दिन भर वही सोचा मैंने क्यों पहना ऐसा कलर, अच्छा ही नहीं लग रहा है. और उसके लिए थोड़ा पहना है. किसके लिए पहना है? अपने लिए. क्यों अपने कपड़ों की वैल्यू कम कर रहे हो आप लोग? बेचारा कपड़े को शर्म आ जाती है, मेरी वैल्यू कम कर दी इसने बोल बोल के. तो इसलिए आपको क्या रखना है, पूरा फोकस्ड रहना है पढ़ाई पे. बाकी फालतू की चीजें होती रहेगी, लाइफ है, दुनिया है, चलती रहेगी, और लोग जो है वो आपकी अच्छाई पे बुराई पे कमेंट करते रहेंगे, पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. आगे क्या है? ओबेसिटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये नहीं होना चाहिए. हाइपरटेंशन, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. जितनी भी सेकेंडरी डिजीज है वो सारी क्या कर सकती है, ये सीवीए कर सकती है. ओरल पिल्स, एस्ट्रोजन पिल्स इनटेक, और डेंजरस प्रॉब्लम. एस्ट्रोजन पिल्स जो एचआरटी लेते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओबीजी में सारे पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो बाद में पढ़ा देंगे. सो जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन जानते हो आप लोग? एस्ट्रोजन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फीमेल. प्राइमरी यू नो वेरी वेल. प्राइमरी तो आप सबको पता ही है, जो आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है उसके लिए उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट इट आल्सो प्रोड्यूस सम अदर इंपैक्ट इन फीमेल. लाइक एस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वी कैन से इट हेल्प यू टू मेंटेन ब्यूटी. Maintain beauty. That's why females are more beautiful compared to the male person. Males are not look that much handsome compared to the female. Why? Because the female is having more number of estrogen compared to the male. Why? Female के अंदर estrogen का level menopause से पहले high होता है, and that's why till the age of 50 female does not have any wrinkle on the face. Wrinkles नहीं आते 50 साल तक. उनका स्किन वैसा है. After 50 they have very fast wrinkles, but before 50 कोई भी wrinkles present नहीं रहते हैं. So उससे क्या benefit मिलता है? ब्यूटी अच्छी बनी रहेगी. The male will start having wrinkles from the 35 or 40 year of age. वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, बुढ़ा दिखना है, बुढ़ा हो गया अभी से. 35 or 40 से स्टार्ट हो जाएंगे wrinkles होना. The next important point is estrogen help you to maintain a healthy level of calcium. Estrogen transport the calcium from blood to bone. Blood से कहाँ ट्रांसफर कराएगा? Bone में. और उससे bone क्या रहेगी? Strong. That's why the female will not develop any type of bone related problem like osteoporosis, osteomalacia till the menopause. Menopause तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन men will have the osteoporosis in any age, किसी भी एज में हो सकता है. The next is estrogen itself is a type of vasodilatory hormone. It's a type of vasodilatory, and it causes vasodilation. When vasodilation is there, then female does not have any type of hypertension till the age of 50 or till the menopause. जब तक menopause नहीं होता है तब तक फीमेल के अंदर बीपी कभी भी इंक्रीज नहीं होता है. लेकिन मेल will have blood pressure from 30-40 years. 30-40 साल का बोलेगा मेरे को बीपी शुगर है, लेकिन फीमेल में ये प्रॉब्लम कॉमन देखने को आपको नहीं मिलेगी. ये सारा किसका काम है? एस्ट्रोजन का. बट इन आफ्टर menopause
स्पेसिफिकली द हायर सोसाइटी फीमेल, जो फीमेल हायर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा, एंड एस्ट्रोजन रिड्यूस होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए वो कौन सा स्टार्ट कर देंगे, सिंथेटिक. इट इज नॉट नेचुरल, इट्स ए synthetic estrogen. It will maintain the beauty, but it can cause multiple problems, and one problem is it decrease the HDL, which is known as high density lipoprotein. It means LDL will be increase, and the high density lipoprotein is a good cholesterol or bad cholesterol? It's a good cholesterol, and the LDL is a bad cholesterol, so bad will increase and good will decrease. That will lead to problem हो सकती है. One is फीमेल जब एस्ट्रोजन सिंथेटिक एस्ट्रोजन यूज करेगी तो दे हैव हायर चांस फॉर डेवलपिंग सर्वाइकल कैंसर और द ब्रेस्ट कैंसर. वेरी कॉमनली हम आगे पढ़ेंगे, जब ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा डिटेल में. व्हेन द फीमेल इज गोइंग फॉर HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, द हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर और डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर. तो ये ध्यान रखेंगे आप एस्ट्रोजन के बारे में. नेक्स्ट, ट्रॉमा, डायरेक्ट ट्रॉमा लीड टू लॉस ऑफ ब्लड, एयर एम्बोलिज्म, डायबिटीज मेलाइटस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्मोकिंग. स्मोकिंग इज अ कंडीशन, दिस विल अफेक्ट ऑल द बॉडी सिस्टम इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के हर एक सिस्टम को क्या करता है, ये इंपैक्ट करता है. जब आप स्मोकिंग करेंगे तो स्मोकिंग लीड टू डैमेज टू द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ वेसल. जो ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम लाइनिंग है उनको क्या करती है, डैमेज कर देती है. एंड जब एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होती है तो वी नो दैट द प्लेटलेट एग्रीगेशन विल स्टार्टेड विद द डैमेज ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग. पढ़ाया था, अरे हेमेटोलॉजी ब्लड में पढ़ाया था मैंने. प्लेटलेट कब चिपकती है, when there is an injury inside the vessel. so injury होने से वहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, ये वेसल यहाँ पे इंजरी हुई, प्लेटलेट चिपक जाएगी, एंड दिस ब्लीडिंग तो हो ही रही है. दिस लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन. और ये थ्रोम्बस अगर किसमें बन रहा है, आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या अगर वर्टिब्रल आर्टरी में, तो वो जाके क्या कॉज करेगा, स्ट्रोक कॉज करेगा. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर और कॉज फॉर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और CVE. क्लियर? अरे क्लियर है, मूव करें आगे. नेक्स्ट, क्लियर? क्या? अरे आ गया तो आने दो भाई, है उसमें हमें क्या करना है आप लोगों ने दिया है रिजल्ट. रिजल्ट्स का मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूं. डे बिफोर यस्टरडे मैं जो है आफ्टर 5 ईयर, आई थिंक 5 ईयर, मैंने पता नहीं क्या हुआ, जो मैंने फेसबुक लॉगिन किया 5 साल बाद, और उसको इसलिए लॉगिन किया क्योंकि मुझे उस पर सब कुछ हटाना था. आई एम नॉट यूजिंग नाउ करंटली, फेसबुक यूज नहीं करता, उसको डिलीट करने के लिए. तो उसमें मैंने एक पिक्चर देखा, द पिक्चर विच अपलोडेड ऑन 22 ऑफ जनवरी 2017 का पिक्चर था, और उसके नीचे लिखा था फीलिंग रिलैक्स्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम. और फिर उसमें मैं ऐसे कमेंट पढ़ रहा था, मैंने कहा कुछ तो लिखा होगा किसी ने. सो कमेंट में क्या लिखा था कि पेपर कैसा हुआ, क्या रहा, क्योंकि 21 ऑफ जैन को मैंने पेपर दिया था, जोधपुर एम्स वाला पेपर था ये, नॉट जोधपुर एम्स, दिल्ली वाला पेपर है, जो अपना RML हॉस्पिटल है, वो 4 हॉस्पिटल का पेपर था, DGHS का. सो वो दिया था, उसके बाद अपलोड किया था वो पिक्चर जब मैं घर जा रहा था वहां से. सो उसके नीचे ऐसे बहुत सारे कमेंट थे, और उन सारे कमेंट में मैंने एक कमेंट लिखा हुआ था उसी टाइम कि पेपर वैसा ही हुआ जैसा मुझे चाहिए था. रिजल्ट वही होता है. आप जब एग्जाम सेंटर से बाहर आते हो ना, तब आपको पता होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. सो इसलिए आपको वेट करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है कि रिजल्ट आएगा कब आएगा. यू नो दैट वेरी वेल कि रिजल्ट क्या आएगा. और मुझे 100% कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन होगा, इसलिए मैंने लिख दिया था नीचे कि वही हुआ जो मुझे पता है, मुझे चाहिए था वही हुआ, और मेरा सपना जो था वो पूरा होने वाला था, पर जोधपुर एम्स ने तोड़ दिया. क्या करें, चलिए आगे. तो रिजल्ट आ गया होगा, कोई बात नहीं. जिसको पता था वो सेलिब्रेट करो, जिसको नहीं पता था वो चलिए आगे कंटिन्यू करो. चले नेक्स्ट. बाकी जिनको लगता है कि मैं बॉर्डर लाइन पे था तो बाद में देख लेना, कोई इश्यू नहीं है. टाइप्स ऑफ CVA कितने टाइप का होता है? सो सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट और CVA इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक टाइप जहां पे थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म फॉर्मेशन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो ब्रेन की डिक्रीज हो जाएगी. और सेकंड टाइप जहां पे ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन फ्रॉम द सिस्टम, जो आपका मेन हार्ट है वहां से ही, या ब्लड वेसल्स या बॉडी में सिस्टम में ब्लड ही नहीं है, आपके पास वॉल्यूम ही नहीं है, हाइपोवोलेमिया है या ट्रॉमा है, किसी वजह से ब्लड लॉस होकर ब्लड नहीं पहुंच रहा ब्रेन में, तो वो होगा. सो फर्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे वो है आपका इस्चेमिक, और सेकंड वन इज एम्ब्रेजिक. Ischemic means person is having ischemia in the brain because of decreased blood supply, but the cause for decreased blood supply is due to either thrombus formation or either embolism. I know you very well know about the thrombus and embolism. जानते ही हैं? हाँ, अभी पता लगाएं. कौन कौन नहीं जानता है? What is difference between a thrombus and embolism? Everyone knows. Very good. ये तो अच्छी बात है. फिर कौन बताएगा? सबको पता है तो फिर कोई भी बता सकता है. हाँ? No one looking at me. कोई नहीं देख रहा है, सब नोट बता क्या है. मैंने कुछ लिखा है नहीं अभी तक, तो बाद में लिखना. क्या लिखा? अभी पीपीटी में लिखा हुआ है सब कुछ. बताओ क्वेश्चन का आंसर, कोई तो बताओ. No one is interested. आप बताओगे? बताओ. हाँ आप हैं?
अरे आप लोग है ना पहले साइलेंट हो जाया करो, मैं तो बोलना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, फिर बाद में मुझे इनडायरेक्टली क्या करना पड़ता है। हाँ तो फिर क्या सुनना क्यों है भाई, क्यों सुनना है आप लोगों को, हाँ बताओ। हाँ ओके, मूव करता रहता, मूव करते हुए क्या करेगा, ब्लॉकेज करेगा, दैट इज नॉन एज एम्बोलिज्म। ओके बात करते हैं कुछ और, कौन कौन एग्री है इनसे, है आप एग्री है पिलर के पास है, उनको बताने दो, आप क्यों, उनको बताने दो, बताओ क्या बोला इन्होंने, थ्रोम्बस क्या होता है, एक ही जगह पर रहता है। ओके एम्बोलाई जो है घूमता रहेगा, घूमता रहेगा तो फिर स्टॉक कैसे होगा, कहीं जाके रुक जाएगा, ओके फिर वो आपका स्टॉक करेगा। ओके मेरा अगला क्वेश्चन आएगा अब किसके लिए, ठीक है आगे से, सही है, क्या लगता है आपको। ओके फिर खड़े हो, कुछ क्वेश्चन है मेरा और, आपने एक आईवी कैनुला लगाया पेशेंट को, देयर इज अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी कैनुला, जो मैं पहले नहीं बताऊंगा, इनसे पूछूंगा पहले। आपने कभी कैनुला लगाया और नहीं लगता तो फिर हम क्या करते हैं, स्टिलेट को पीछे लेते हैं, फिर घुसाते हैं, और उससे क्या होता है बहुत बार की जो कैनुला का जो प्लास्टिक होता है उसको क्रॉस कर जाता है स्टिलेट, और कैनुला ऐसे बेंड हो जाता है, देखा कैनुला बेंड हो जाता है, स्टिलेट सीधा ऐसे निकल जाता है। और सम टाइम क्या होता है वो जो प्लास्टिक होता है वो टूट जाता है, पार्ट ऑफ प्लास्टिक इज ब्रोकन डाउन एंड दैट पार्ट प्रेजेंट इन द वेसल, ब्लड वेसल्स में घूम रहा है, क्या बोलोगे आप उसको, हैं? हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, थ्रोम्बस एम्बोलिज्म जो उन्होंने बोला कि बन रहा है एक जगह पे थ्रोम्बस और घूम रहा है वो एम्बोलिज्म, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जो मैंने अभी बताया आपको, कैथेटर का पार्ट टूट गया वो ब्लड में घूम रहा है, उसको क्या बोलोगे, है? क्या होगा, इन्फेक्शन हो गया, बैठ जाओ, यस, अरे कुछ समझ आया मैंने क्या पूछा। सो बेसिकली सिंपल जो कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग क्या पढ़ते हैं, थ्रोम्बस वर्ड इज वेरी कॉमन, बट एम्बोलिज्म जो आप पढ़ते हैं इसका एक ही टर्म आप बार बार पढ़ते हो और वो पढ़ते हैं एयर एम्बोलिज्म, वेरी गुड, मुझे पता था, एक्सपेक्टेड। आप लोग जब भी नोटबुक में जाएंगे, बुक में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कार्डियक सिस्टम में 10-15 बार आ जाएगा, अदर सिस्टम में भी आएगा कि एयर एम्बोलिज्म होगा, लेफ्ट लेटरल टेंडन पर पोजीशन देनी है, उसको प्रिवेंट करना है, कैनुला एयर एम्बोलिज्म होता है, सीवीपी एयर एम्बोलिज्म होता है, पढ़ते हो, एंड उसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाता है कि एम्बोलिज्म मतलब क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज नोन एज एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, बट इट इज नॉट करेक्ट, एयर एम्बोलिज्म इज अ टाइप ऑफ एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म due to any atherosclerosis or due to any reason, diabetes mellitus or due to any procedure, IV cannulation or any other procedure, a clot formation or accumulation of these blood product जो यहाँ पे आपको मिला और फेट और जो भी है ऐसे हो गया, if it is develop and block at the same place, यहीं पे ही डेवलप हुआ और यहीं पे क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा, this is known as thrombus, डेवलपमेंट भी वहीं पे और उसने वहीं पे क्या किया, ब्लॉक कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस, एंड थ्रोम्बस इज मेनली प्रेजेंट इन एथेरोस्क्लेरोसिस, बिकॉज़ एथेरोस्क्लेरोसिस एक ही पार्ट पे डेवलप होता है और वहीं पे क्या करता है, ब्लॉक करता है। In some cases, this formation of clot is present in this part, but due to some reason like a patient is having like atrial fibrillation, AF हुआ, and due to atrial fibrillation, this part of clot is broken, ये broken टूट गया और यहाँ से किसमें मूव करना स्टार्ट कर दिया, blood में, it started moving in the blood. So this moving component, this is known as embolism. Embolism is developed in one place and cause obstruction in other place. Embolism हमेशा क्या करेगा, एक पार्ट पे डेवलप होगा, दूसरे पार्ट पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन करेगा. इट इज नॉट ओनली क्लॉट, ये सिर्फ क्लॉट नहीं होगा, ये आइदर इट मे बी एयर, एयर भी हो सकता है, एयर यहां से मूव कर रहा है वो जाएगा कहीं और जाके ब्लॉकेज कर देगा. इट मे बी लाइक मैंने बोला पार्ट ऑफ कैथेटर टिप, ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करके आगे जाके इधर वेसल को ब्लॉक कर दिया, तो दिस इज आल्सो एम्बोलिज्म. सो एम्बोलिज्म इज नॉट ओनली एयर, एनी मूविंग कंपोनेंट इन द ब्लड वेसल्स व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्लड. ब्लड का पार्ट ऐसा नहीं आपका लाके बोलो सर आरबीसी भी तो मूव कर रही है, वो तो एम्बोलिज्म नहीं है. सो एनी कंपोनेंट व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का पार्ट नहीं है, एक्सटर्नल पार्ट या फिर थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म जो ये बना, थ्रोम्बस बना है, क्लोट बना है, abnormal part है और वो ब्लड में मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बोलिज्म. सो देयर आर टू रीजन और टू कॉज फॉर इस्केमिक स्ट्रोक, वन इज थ्रोम्बस एंड वन इज एम्बोलिज्म. थ्रोम्बस फॉर्मेशन ये ब्रेन में ही बनेगा और वहीं पे ब्लॉकेज करेगा. एम्बोलिज्म डेवलप इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मोस्टली इन द हार्ट, लाइक ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन और दिस प्रोसेस के टाइम ब्रेक होता है और फिर ब्रेन में जाके ब्लॉकेज करेगा. इन हेमरेजिक कंडीशन वेरियस टाइप ऑफ हेमरेज इज देयर, लाइक सब एरेक्नोइड हेमरेज इज, पढ़े थे हमने 4 हेमरेज, याद है चारों, सब एरेक्नोइड हेमरेज, देन योर एपिड्यूरल हेमरेज, subdural hemorrhage and intracerebral or intracranial hemorrhage. And I hope you remember everything very well about this hemorrhage, and with one click of CT scan आप बता सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, बता सकते हैं. चलो वेरी गुड, आप इतने डॉक्टर तो बनी गए. अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में. सो एक और क्वेश्चन ऑन योर क्लिनिकल एस्पेक्ट. A patient is presented to you in emergency department and doctor is suspecting patient is having CVA or stroke. Now doctor is asking you without any imaging studies you have to identify the types of CVA. क्या बता सकते हैं बिना कोई इमेजिंग के पेशेंट को किस टाइप का सीवी हुआ है. पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंजरी, देयर इज नो एक्सटर्नल इंजरी, बाहर कोई ब्लड नहीं आ रहा है, पेशेंट इज कंप्लीटली नॉर्मल फ्रॉम आउटसाइड. जब आप उसको फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं कोई भी ऐसा आपको इंसिडेंट नहीं दिख रहा है कि उसको ब्लीडिंग हुआ है. अब डॉक्टर आपसे क्या पूछ रहा है, विदाउट यूजिंग एनी इमेजिंग स्टडीज यानी सीटी स्कैन, एमआरआई और ये जो भी है एक्सरे करने के बिना आपको बताना है कि कौन से टाइप का हेमरेज हुआ है. इट इज इस्केमिक हेमरेज और सीवीए और हेमरेजिक सीवीए.
कैसे पता लगाएंगे? क्या? हाइपर हाइपरटेंशन? किसमें? हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ हाइपोटेंशन, hypertension that lead to hemorrhagic stroke. Okay, and in case of ischemic stroke, BP is normal. Normal, okay. और कुछ? बैठ जाओ. So it is very simple. When person is having hemorrhage, it means patient is having blood loss, means volume is decrease. And when volume is decrease, then BP will never increase. It will always increase. कैसे होगा BP जब आपकी बॉडी में वॉल्यूम ही नहीं है? हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री तो दोनों में हो सकता है. आपने कोर्स में लिखा था कि हाइपरटेंशन में लीड टू इस्चेमिक स्ट्रोक, हाइपरटेंशन में लीड टू हेमरेजिक स्ट्रोक, कुछ भी हो सकता है. हिस्ट्री से आइडेंटिफाई नहीं होगा. टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हेमरेजिक और इस्चेमिक स्ट्रोक वी विल गो फॉर वाइटल साइन. हम क्या चेक करेंगे? वाइटल साइन. एंड इन वाइटल साइन द मोस्ट इंपोर्टेंट वाइटल साइन इज बीपी. इट विल गिव यू एन आइडिया. इट विल नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट. ये कंफर्म नहीं करेगा. इट्स जस्ट एन आइडिया कि आप बोल सकते हैं कि मे बी पेशेंट इज सफरिंग विद hemorrhagic or maybe ischemic with the help of BP. In case of hemorrhagic stroke, most of the time BP will decrease. Blood pressure क्या होगा? Reduce होगा. But in ischemic stroke, we know that blood is amount is normal. Blood का amount क्या है? Normal है. So most of the time person will have normal blood pressure. BP क्या रहेगा? Normal. BP आपको देखने को मिल सकता है. This is idea जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. So ये आप करके क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं. Yes. बाकी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम का कि पेशेंट इज प्रेजेंटेड टू यू एंड पेशेंट इज सफरिंग विद सीवीएस स्ट्रोक. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग टेस्ट यू शुड परफॉर्म? द फर्स्ट, पहले नंबर पे कौन सा इमेजिंग करोगे आप? सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एंजियोग्राफी. चार टेस्ट है, एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई. सो फर्स्ट टेस्ट जो हमें करना है, द आंसर शुड बी ऑलवेज फर्स्ट टेस्ट इज द सीटी स्कैन. सीटी स्कैन विल हेल्प यू टू डायग्नोज पेशेंट इज सफरिंग विद सीवीए और नॉट. अगर आप एमआरआई के लिए जाएंगे तो एमआरआई विल टेक टाइम. एंड उतने टाइम में ब्रेन के न्यूरॉन कितने टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? कितने टाइम तक आपने न्यूरॉन को ब्लड सप्लाई नहीं दिया तो न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे. So if you reduce the blood supply for 5 minutes, the neuron will start damaging and 100% damaged by the 8 minute. 8 मिनट के बाद आप कुछ भी कर लो, उसके बाद पेशेंट कभी भी सर्वाइव, ब्रेन जो है वो सर्वाइव वापस रिवाइव नहीं होगा. मे बी हार्ट वापस आ सकता है. आप सीपीआर करोगे बहुत देर तक और हार्ट वापस आ जाएगा, लेकिन पर्सन का ब्रेन क्या हो जाएगा? डेड. और फिर वो बात भी वैसे ही डेड ही है, उसका कोई काम नहीं है. सो आपको यहाँ पे जब हम इस इस्चेमिक हेमरेजिक स्ट्रोक की बात करते हैं, इसलिए आगे हम पढ़ेंगे गोल्डन पीरियड टाइम कि आपको इसका मैनेजमेंट कितने टाइम में कर देना है. वही मैं पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट में. तो ये क्लियर यहाँ पे क्या है? टाइप्स में दो टाइप पढ़ेंगे हम. इस्चेमिक स्ट्रोक, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक प्रेजेंट इन 85% ऑफ केसेस. इस्चेमिक स्ट्रोक, इट इज ड्यू टू द थ्रोम्बस और आइदर इट मे बी ड्यू टू द एम्बोलिज्म. Second one is hemorrhagic stroke, which is present in the 15% cases, and cerebral hemorrhagic stroke, subarachnoid hemorrhage, epidural hemorrhage, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें. EDH, SDH, डायरेक्ट ट्रॉमा, कहीं से वेसल कट गई, कैरोटिड कट गया, हाथ काट लिया, ब्लड निकाल दिया सारा, तो वो भी एक कॉज हो सकता है यहाँ पे. तो दो टाइप आपके, इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक. एक कॉन्सेप्ट जो हम बहुत देखते हैं विलेजेस के अंदर, ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है, एंड उसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं मिनी स्ट्रोक. ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नोन एज मिनी स्ट्रोक? मिनी स्ट्रोक और आल्सो नोन एज वार्निंग ऑफ स्ट्रोक. वार्निंग ऑफ स्ट्रोक और मिनी स्ट्रोक, that is known as TIA. So first I will tell you the story. In every person जिसको भी सीवीए हुआ या जिसको भी होगा, जब भी होगा लाइफ में, जो भी पर्सन हम देखते हैं, पेशेंट्स देखते हैं सीवीए के, उनकी हिस्ट्री अगर आप कलेक्ट करोगे, पर्सन विल हैव वन टाइम एन अटैक ऑफ TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक. एक बार लाइफ में जरूर होता है. एंड जब ये प्रॉब्लम होती है, TIA होता है, उस कंडीशन में person will have all the type of symptom which appear or which present in the stroke. जो stroke में होते हैं वो सारे वहां पे होंगे, but these symptoms for temporary time of period, and person will not have any type of permanent brain damage. Neuron are absolutely normal. It is a transient, यानी बहुत short time के लिए ब्रेन में अटैक होता है और उससे इस्चेमिक अटैक आता है, पर न्यूरॉन डैमेज नहीं होते हैं, एंड पर्सन कंप्लीटली हो जाता है, वापस रिकवर हो जाता है. सो इसका एक गांव के अंदर, विलेजेस में एक बहुत बड़ा मिथ या फिर उनका जो भी बिलीफ है वो हो सकता है. जब भी पेशेंट को स्ट्रोक का ऐसा हिस्ट्री होता है, TIA होता है, द पर्सन टेक टू देम इन अ टेंपल, और जो भी उनका बिलीफ है वहां लेके जाते हैं, और वहां पे ले जाने के बाद जब फर्स्ट हिस्ट्री है तो पर्सन ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिकवर हो जाएगा. बट उनका बिलीफ क्या हो जाता है कि हमने वहां लेके गए, इसकी वजह से हमारा पेशेंट क्या हो गया? ठीक हो गया. एंड व्हेन द पर्सन हैव द स्ट्रोक फॉर सेकंड टाइम, जब उसको दूसरी बार स्ट्रोक आएगा, ठीक है, द जो भी वो विलेजर जो भी है वो कहां लेके जाएंगे? वापस एट द सेम प्लेस वापस वही लेके जाएंगे. एंड इन द नेक्स्ट टाइम पर्सन इज नॉट हैविंग TIA. इस बार क्या हुआ है? उसको स्ट्रोक हुआ है, न्यूरॉन परमानेंट डैमेज हो गए, और नेक्स्ट टाइम जब पर्सन आएगा वहां पे, और बिलीफ की वजह से वहां पे उसका परमानेंट क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा एक साइड का. और वहां पे जो भी पर्सन से वो बोलेंगे कि आप थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा पहले लाते तो शायद हम कुछ कर पाते. सो होता है, डॉक्टर का कॉमन फॉर्मूला होता है ना, डॉक्टर के पास आप लेके गए, मरीज का एक्सीडेंट हो गया, वहां लेके गए,
ले जाने के बाद डॉक्टर ने बोला आप बस 1 घंटा लेट हो गए, बस बाकी मैं इसको बचा देता। तो बाद में मरीज के रिलेटिव ने बोला साहब एक्सीडेंट तो आधे घंटे पहले हुआ, 1 घंटे पहले कैसे लेके आता हम आपके पास। सो सेम थिंग वही है कि वहां पे ले जाने से पर्सन को क्या हो गया, परमानेंट पैरालिसिस। तो ऑलवेज रिमेंबर, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक जब भी आता है तो उसको हम बोलते हैं पहली बार आने पे पर्सन बच जाता है, लेकिन वो कौन सा होता है, वार्निंग अटैक होता है। और उसके बाद अपने आप को ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दें, कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर दें, एंटीप्लेटलेट, एंटीलिपिड्स, बहुत सारी ड्रग्स जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, भी बताऊंगा, वो सारी स्टार्ट कर दी जाती है और वो लाइफ लॉन्ग चलती है, कभी उसको बंद नहीं कर सकते, नहीं तो बाद में वापस क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। सो दीज आर द 2 टाइप्स, बट द थर्ड टाइप जो मैं बोल रहा था TIA, वो भी लेते हैं। द थर्ड टाइप TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। It is often called a mini stroke. It is a temporary period of symptoms similar to those of a stroke but without lasting damage. Damage नहीं होता। Mini stroke और अदर वर्ड में क्या लिख सकते हैं, वार्निंग स्ट्रोक, वार्निंग स्ट्रोक। सो ये है आपके टाइप्स ऑफ CVA, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। देख लिया। जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था और मैंने आपको वेरियस टाइप के जो नर्व्स बताए थे, स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व, जो हमने अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, याद है? द न्यूरॉन व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, दे विल क्रॉस ईच अदर and move in the opposite part of the brain. Like from the right side they will move in the left side, and from the left side they will move in the right side. And this crossing is known as, crossing of neuron is known as, भूल गए? Crossing occur at which part of the brain? Crossing कहाँ होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं? डीकसेक्शन ऑफ न्यूरॉन। यस सर, बस ये डी याद नहीं आ रहा था, बाकी तो हमें कसेक्शन तो पूरा पता है। सो एग्जाम अभी बहुत पास में है। अरे ये 1 छोटी छोटी लाइनें हैं तो इसको भी आप भूल जाते हो। बताया, भूल गए? नहीं बताया था? अरे ऐसे बनाया नहीं था हमने, इतना बड़ा तो बनाया था मैंने। दिस इज द ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। अब नहीं बनाना है, पहले बना लिया हमने। ये आपका मिड लाइन, फिर यहाँ से जो न्यूरॉन जाते हैं दे विल रीच हियर एंड क्रॉस हियर। इधर से जो आएगा ऐसे आएगा, कुछ न्यूरॉन नीचे से भी क्रॉस करते हैं जो आगे मैं पढ़ाऊंगा। और यहाँ क्रॉसिंग होने की वजह से हमने बनाया भी था, कुछ याद हो तो क्या होता है? ऐसे क्रॉसिंग होने से क्या बनता है? ये एरिया को क्या बोलते हैं? डीकसेक्शन तो होता है। स्पेसिफिक पार्ट का नाम क्या है? ये भी नहीं पता है? और रेटिकुलर फॉर्मेशन नहीं बताया? रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन इज ए व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, क्रॉसिंग ऑफ व्हाइट मैटर, वन इज व्हाइट मैटर, वन इज ग्रे मैटर, वो सब क्रॉस करती है और ऐसे बनता है बॉक्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन। एंड डीकसेक्शन ऑफ न्यूरॉन इन विच पार्ट? मेडुला। चलो कोई नहीं, आप कर ही लोगे थोड़े दिन में। नेक्स्ट, हाँ मैं जो बात कर रहा था उसकी बात, ये जो क्रॉसिंग होती है इसकी वजह से व्हेन पेशेंट इज हैविंग स्ट्रोक और द CVA इन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, देन द सिम्पटम विल अपीयर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, एंड व्हेन पर्सन इज हैविंग स्ट्रोक इन द लेफ्ट साइड, देन सिम्पटम विल अपीयर इन द राइट साइड। ये तो आई थिंक नॉर्मल है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप जो सिम्टम्स हम पढ़ेंगे उसमें यही ध्यान रखना है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ CVA और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। द फर्स्ट वन इज सडन नमनेस और वीकनेस। जब हम पर्सन का असेसमेंट करेंगे एंड आप देखेंगे व्हेन यू आर गोइंग फॉर द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, द पर्सन स्टार्ट फीलिंग वीकनेस इन वन साइड ऑफ द बॉडी। वीकनेस किधर होगी? वन साइड। सडन वीकनेस, numbness one side of the body, this is known as hemi weakness, that is known as hemiparesis. When person is having weakness, this is known as hemiparesis, and when person is having paralysis, that is known as hemiplegia. So this is the weakness in one side of the body, weakness in one side of body, half side of the body, and this is paralysis of one side of body. half body paralyzed हो गया, half body क्या है? नॉर्मल है। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वीकनेस के साथ में। फेस ड्रॉपिंग, व्हेन यू असेस द फेस, फेस देखेंगे तो एक साइड का फेस ड्रॉप डाउन होगा, एक साइड का फेस नॉर्मल रहेगा। ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड ड्रॉप होकर ऐसे नीचे आ जाएगा। पर्सन स्लर्ड स्पीच करेगा, हेमिनोपेजिया हो जाएगा, वन साइड का हाफ विजुअल फील्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, सडन कंफ्यूजन एंड ट्रबल स्पीकिंग, दैट इज नोन एज अफेजिया। अफेजिया बिकॉज ऑफ द डैमेज इन विच एरिया? ब्रोकास एरिया, याद है? एंड डैमेज इन द Wernicke's area. These are the two specific area which is located in your brain. ऐसा मुझे लगता है। ब्रेन में होते हैं? नहीं होते हैं? कहाँ होते हैं? So Broca's area situated in frontal lobe and Wernicke's situated in temporal lobe. कहीं लिखा था? Broca's area responsible for the motor speech. The speech जो मैं अभी बोल रहा हूँ, this is my motor speech, and you are understanding. जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझ रहे हैं। That is your sensory part of speech. It is known as sensory speech. So for understanding part कौन responsible है? Wernicke's. And for vocal part, बोलने के लिए जो है वो कौन responsible है? Broca's. So if the damage is occurring in the Broca's area, person will have aphasia which is related to motor aphasia, or also known as expressive aphasia.
And if damage in the Wernicke's area, person will have sensory aphasia or also known as receptive aphasia. क्या करे, सब पढ़ा दिया मैं, मुझे लग रहा है पढ़ाया नहीं आपको कुछ भी. Difficulty in speaking, that is known as dysphonia. Very good, dysphagia, not dysphonia. Difficulty understanding the speech. Understand नहीं कर पाएंगे तो कौन सा एरिया डैमेज होगा? Wernicke's. और यहाँ डिफिकल्टी होगी जब डैमेज होगा Broca's. Next. क्लियर है? जो हमने अभी पढ़ रहे हैं, जो रनिंग सिस्टम में, कम से कम वो तो आपके माइंड में होना चाहिए प्लीज. अभी तो पढ़ाया, कुछ दिन तो हुए मुझे स्टार्ट किए हुए हैं. अभी तो मैं एंड करने वाला हूँ. एंड करेंगे तब तक तो पहला तो भूल ही जाओ क्या पढ़ाया था पहले दिन, तो पता ही नहीं है. लिख लिया? इसलिए मैं बोलता हूँ लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए. केवल लिखे जा रहे हैं, लिखे उससे क्या होगा? लिखने से है, लिखने से कुछ भी नहीं होने वाला है. लिखना इंपॉर्टेंट है पर लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखे हुए से कुछ आउटपुट आना. लिख रहे हो लेकिन उससे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा तो कोई बेनिफिशियल नहीं है. लाइफ में दोस्त होता है, दोस्त, फ्रेंड. दोस्त जानते हो, जो फ्रेंड होते हैं वो आपकी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं. दोस्त बहुत सारी कलरफुल लाइफ बनाते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. आपने अपने दोस्तों को कंपेयर करना पेपर से. पेपर होते हैं बहुत सारे कलर वाले पेपर. एक हाथ में बहुत सारे कलर, रेड, पिंक, येलो, व्हाइट पेपर, और एक हाथ में बहुत सारे कलर वाले पेपर, गांधी जी वाले, जानते हो, ग्रीन, पर्पल, पता नहीं पर्पल तो बंद हो गया, बाकी जो भी है आप उनको लो. अब देखो कि वैल्यू किसमें है. इट इज आल्सो द कलरफुल पेपर एंड दिस इज आल्सो द कलरफुल पेपर, बट व्हिच गिव यू वैल्यू? दिस गिव यू वैल्यू. सो यही चीज आपके दोस्तों पे भी इंप्लीमेंट होती है. फ्रेंड्स आर आल्सो टू टाइप्स. एक दोस्त होते हैं जो आपकी लाइफ को बहुत कलरफुल बनाते हैं, लेकिन जब आपको नीड होगी तब वो आपको पिछवाड़ा दिखा के चले जाएंगे. वो आपकी लाइफ को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते. वो सिर्फ क्या दे रहे हैं? सिर्फ कलरफुल लाइफ दे रहे हैं इन पेपर की तरह. एक फ्रेंड दोस्त वो होते हैं जो क्या कर रहे हैं? आपकी लाइफ को कलरफुल बनाने के साथ साथ में आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं. सो भाई नोट्स की भी यही बात कर रहा हूं कि नोट्स लिख रहे हो अच्छी बात है, ये कलरफुल भी है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इनसे वैल्यूज मिल रही है तो इंपॉर्टेंट है, और अगर वैल्यूज नहीं आ रही तो फिर इनका कोई इंपॉर्टेंस. यस, नहीं समझ में आया कुछ? एक आदमी ने बोला कि भाई दुनिया में, इस दुनिया के अंदर आप सेल्फ के अलावा कोई आपकी हेल्प नहीं करता है, सब कहने के लिए होते हैं. हाँ पहले सुन लो, मेरी बात नहीं करनी है, सुन लो पहले. मैं अपनी भी यही इंप्लीमेंट करता हूं कि मुझे पता है सिर्फ मेरी हेल्प मैं ही कर सकता हूं. मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं कि वो मेरी हेल्प करेगा आके. क्यों मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी है? हेल्प क्यों चाहिए? मुझे अपना सेल्फ करना है, जो भी करना है. सो उस पर्सन ने बोला कि यार तेरी लाइफ में, जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, तेरा भाई खड़ा है, तू मुझे बताना. ठीक है, जब लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और आप किसी को बोलोगे ना कि यार भाई थोड़ी सी हेल्प करना, तो वो पर्सन कभी आपका साथ नहीं देगा. एंड अगर उस पर्सन को ये पता चलेगा प्रॉब्लम होने के बाद में कि उसके साथ ऐसा हो गया, तो वो पर्सन आपके पास आके बोला है बेवकूफ, मैं था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया. एंड अगर आप उसको बता देते तो कभी हेल्प आपकी वैसे भी. तो तीनों कंडीशन यहाँ इंप्लीमेंट है. होने से पहले लोग क्या कहेंगे? मैं खड़ा हूं, तू कोई टेंशन मत ले. और जैसे ही प्रॉब्लम होगी भाग जाएंगे पीछे से. पीछे देखोगे खाली पड़ा है. प्रॉब्लम है, कॉल करोगे तो सब फोन उठाना बंद कर देंगे, कोई आपके पास नहीं आएगा. और अगर प्रॉब्लम के बाद उनको पता चलेगा तो मैं था, तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं ये कर देता, वो कर देता, वो कोई कुछ नहीं करता. इसलिए किस पे डिपेंड रहना है? सेल्फ पे. नोट्स पे भी नहीं रहना, अपने इस पे रहना है, यहां लिखना है सब कुछ. मैं कहना क्या चाह रहा हूं, चले आगे. नेक्स्ट. हाँ बहुत बार ऐसे होता है, पीपीटी बंद हो जाती है. एक बार पीपीटी बना के मैं लाया और इधर उसने, जो बाहर ये आया उसने बंद किया, जो उसने उसमें पूछता है, वो मैं सेव नहीं करता हूँ, वो सेव के लिए पूछ रहा है. उसने बोला यू वांट टू सेव इट, उसने बोल दिया नो, पूरा पीपीटी डिलीट हो गया. हो गया तो हो गया, अब क्या करें, अब वापस तो मैं लिख नहीं सकता, छोड़ो कोई नहीं, ऐसे ही पढ़ा देंगे. तो इसीलिए पीपीटी पे भी क्यों, मुझे क्यों इस पे डिपेंड रहना? अगर नहीं है तो फिर लाइट नहीं आ रही, क्या करेंगे फिर? है इसके भरोसे रहेंगे? तो आप लोग भी पढ़ा करो, नोटबुक के भरोसे क्यों रहना? ये तो टेम्पररी है, यहाँ जो जाएगा वो क्या होगा? परमानेंट. तो चलो आगे नेक्स्ट क्या है? Sudden vision problem. As we know that person will have loss of vision in one side, half field will loss and half field will be normal. That is known as loss of half visual field is known as, देखो अभी ये क्या करें अब? That is known as hemiplegia. नहीं सुना? सुना नहीं सुना? Heminopsia. Loss of half visual field normal, half loss हो गया. Blood and double vision diplopia. कल बताया था डिप्लोपिया, ब्लड विजन डिप्लोपिया, लॉस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट, सडन सीवियर हेडेक. एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो आता है, सडन सीवियर हेडेक. पर्सन की लाइफ में वो कमेंट करेगा कि मेरी लाइफ में मैंने ऐसा हेडेक कभी नहीं देखा, ऐसा हेडेक हो रहा है, इतना सीवियर हेडेक हो रहा है. मोस्ट सीवियर हेडेक जो आपको मिलेगा यहाँ पे सीवीए के अंदर, पर्सन विल से वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ. दुनिया का जो मेरी लाइफ में हेडेक हुआ उसका सबसे गंदा हेडेक हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है मैं उसको सहन नहीं कर सकता. वो किसमें होता है? सीवियर. दिस इज अगेन वन मोर सिम्टम, सडन सीवियर हेडेक प्रेजेंट इन द सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. सो कल जो है फर्स्ट क्लास के अंदर आपका ट्यूसडे टेस्ट पेपर है इन फर्स्ट क्लास. सेकंड क्लास तो हमारी एज यूजुअल कंटिन्यू रहेगी.
एंड पैटर्न तो आपको पता ही है, देयर विल बी 100 एमसीक्यू पेपर जो रहेगा. यू विल हैव एमसीक्यू फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम जो आपने सर ने पढ़ाया है. यू विल हैव एमसीक्यू फ्रॉम द जीआईटी सिस्टम आल्सो, फ्यू एमसीक्यू फ्रॉम द जीआईटी जो आपका पीछे वाला पार्ट जो भी था रिलेटेड टू हेड इंजरी. ओके, वेरी गुड. तो ये सारा आपको क्या करना है, पढ़ के आना. नेक्स्ट नहीं लिखा तो ये पढ़ के आएंगे कल अच्छे से, और फिर सेकंड क्लास में लिख लिया. लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, कौन सा. मैं लिखूंगा से तो आप बोलोगे से, फिर आर ही लिखूंगा तो रे, बी बे लम, सर सेरेबेलम है. ये भी बोलना देख देख के याद नहीं आना है, वो भी पता नहीं कौन सा बैलेंस कोऑर्डिनेशन. उस दिन बताया था, इट इज लाइक रोटी, रोटी बताया था, भूल गए. रोटी बनाना सीख रहा है तो किसको काम घर पे लगाना है, सेरेबेलम को. सेरेबेलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, लर्निंग. नेक्स्ट, ट्रबल वॉकिंग व्हिच इज नोन एज अटेक्सिया. अटेक्सिया, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम सेम वही अटेक्सिया. सडन ट्रबल स्वेलोइंग दैट इज नोन एज डिस्फेजिया. यहां पे देखोगे तो यहां जी आता है, एक आता है डिस्फेजिया एस. सो व्हेन जी फॉर जीआईटी, एस फॉर स्पीच, नॉट स्वेलोइंग, स्वेलोइंग से मिक्स हो जाता है. जी फॉर जीआईटी, एस फॉर speech. When you have speech difficulty, this is known as dysphagia S. And when you have swallowing difficulty, this is related to GIT. Dysphagia is related to GIT, यानी person will having swallowing difficulty. तो dysphagia जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, difficulty in swallowing, difficulty. ऊपर तो लिखा है trouble in swallowing. Next है. So G वर्ड आएगा तो याद रखना है GIT से रिलेटेड यानी swallowing प्रॉब्लम है, और अगर S वर्ड आएगा तो रिलेटेड टू स्पीच, अपहेजिया से रिलेटेड है स्पीच. क्लियर है. देयर आर फ्यू अदर सिम्टम्स लाइक अप्रेक्सिया, एग्नोसिया. सुना है अप्रेक्सिया एंड एग्नोसिया, नहीं सुना. नेक्स्ट, ओह माय गॉड, बी फास्ट रिकॉग्नाइजिंग है स्ट्रोक. सो इट इज अ ट्रिक टू आइडेंटिफाई द स्ट्रोक. पेशेंट में कभी भी अगर कोई स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम होती है तो आपको ये ट्रिक यूज करना है. इसको हम क्या बोलते हैं, बी फास्ट. कभी कभी इसका एमसीक्यू भी आ जाता है इसके अंदर. सो बी फास्ट, हमेशा आपको फास्ट रहना है, स्लो नहीं रहना है. वाई फास्ट, बी फोर इमीडिएटली चेक द पेशेंट बैलेंस. तो बोले खड़ा हो जा तो पेशेंट गिर जाएगा, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा. दिस इज द बैलेंस. ई फोर आइस, आंखों को देखो, एक साइड की आंख बंद है, एक तरफ की खुली है. विजन इधर बंद करके देखो, कुछ नहीं दिख रहा है, आंखें प्रॉब्लम हो रही है. ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड आपको देखने को मिला. देन नेक्स्ट, मूव ऑन द फेस. फेस जो है वो ड्रॉप हो गया, वन साइड फेस इज वीक, ड्रॉप, ये कॉर्नर ऑफ द माउथ इज ड्रॉप हो गया, नीचे आ गया फेस. ए फोर आर्म, चेक द आर्म. आर्म वीकनेस, आप आर्म को ऐसे उठा के देखोगे वीक होगी, या फिर आप उसको बोलेंगे फिंगर को पकड़ जोर से, वो नहीं पकड़ पाएगा, वीक. एक साइड स्ट्रांग, एक साइड वीक. एज फॉर स्पीच, स्लर्ड स्पीच, पर्सन प्रॉपर स्पीच नहीं कर पाएगा, स्लर्ड स्पीच. एंड दिस इज द टाइम टू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली विदाउट एनी डिले, बिकॉज पेशेंट इज सफरिंग विद स्ट्रोक. अगर आपके पर्सन में इनमें से जो ये सिम्टम्स हमने लिखे ये प्रेजेंट है, तो लास्ट जो टी है वो क्या है, टाइम है. डोंट वेस्ट एनी टाइम, इमीडिएटली राइट द टाइम. पर्सन इज हैविंग दिस ऑल सिम्टम एट द 9 AM. राइट करें पेपर पे एंड इमीडिएटली टेक पेशेंट टू द हॉस्पिटल, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थ्रोम्बोलाइसिस. जब आप थ्रोम्बोलाइसिस के लिए जाएंगे, मैनेजमेंट में अभी पढ़ेंगे, थ्रोम्बोलाइसिस यानी जो क्लोट बना है उसको ब्रेक करने के लिए जो थेरेपी हम देंगे, दैट थेरेपी विल ओनली इफेक्टिव इफ यू गिव द ट्रीटमेंट विद इन मैक्सिमम अलाउड आवर्स इज 8 आवर. आफ्टर 8 आवर तो कुछ भी नहीं बचेगा. मैक्सिमम आवर्स कितना है थ्रोम्बोलाइटिक के लिए, 8 आवर. एंड द बेस्ट पीरियड इज विद इन 2 आवर, गोल्डन पीरियड जिसको हम बोलते हैं. सो यू शुड प्रोवाइड द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी विद इन 2 आवर और मैक्सिमम अलाउड टाइम इज 8 आवर. 8 घंटे के बाद भी कैनुला से जा सकता है अंदर, वो मना नहीं करेगा कैनुला कि मैं नहीं लूंगा, आप दे सकते हैं बाद में भी, बट आफ्टर 8 आवर्स इट इज नो मीन टू गिव द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट टू द पेशेंट, क्योंकि ऑलरेडी न्यूरॉन क्या हो गए, परमानेंट डैमेज हो गए. उसके बाद कोई इफेक्टिवनेस आपका उसका नहीं रहेगा. सो ये क्लियर है, बी फास्ट, याद हो गया. बैलेंस, आईज, स्पेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम. नेक्स्ट, the next slide in the silent symptom is agnosia. One is anosmia and one is agnosia. सिर्फ डिफरेंस है जी का, सो इसको ध्यान से पढ़ें एग्जाम में. एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द एनोसिया और एनोस्मिया, नॉट एनोसिया, एनोसिया और एनोस्मिया. क्या है ये, एनोसिया और एनोस्मिया बोथ आर द सेम. क्या होगा ये, रिलेटेड टू स्मेल, पढ़ा था हमने पहले ही, एनोसिया और एनोस्मिया. व्हाट इज एग्नोसिया? एग्नोसिया, देयर आर टू टर्म्स, वन इज एग्नोसिया एंड सेकंड वन इज अप्रेक्सिया. बताओ भाई, व्हाट इज एग्नोसिया? है अनेबल टू रिकॉग्नाइज. एंड व्हाट इज अप्रेक्सिया? अनेबल टू.
सो वेरी सिंपल टू रिमेंबर, व्हेन देयर इज एन एग्नोसिया, पहले दोनों टर्म के अंदर एक पॉइंट क्लियर कर लेना है कि पर्सन शुड वॉट एवर थिंग्स जो आप उसको दे रहे हैं या उसे करवा रहे हैं, दैट ऑलरेडी पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, वो ऑलरेडी लर्न होनी चाहिए या पहले से ही उसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो मुझे पता ही नहीं है। लाइक हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, आपको याद हो तो मैंने उसी एग्जांपल भी दिया था कि आप मेरी आंखें बंद करा के मेरे हाथ में रखोगे, बोलोगे क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज ए मोबाइल फोन। मेरा है किसका है वो तो पता नहीं, पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज ए मोबाइल फोन। बता सकते हैं व्हाट इज नॉन, दिस इज नॉन इज, इसको क्या बोलते हैं? क्या टर्म यूज, अगर मैं आपके हैंड में ये रखूंगा तो बोलोगे दिस इज अ पेन मार्कर, कैसे पता चल रहा है? दिस इज नॉन इज प्रोप्रियोसेप्शन। ओके, एंड अगर आपको बोला कि आप अपने आंखें बंद करके नोज को टच करो, होता है? कान पकड़ो, पैर घुटना यहाँ है, मुझे कैसे पता, मेरी आंखें तो बंद है, कैसे पता चल रहा? दिस इज नॉन इज, वेरी गुड। फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा? सो देयर इज टू वर्ड, वन इज प्रोप्रियोसेप्शन एंड सेकंड वन इज स्टीरियोगेनोसिस। प्रोप्रियोसेप्शन एंड स्टीरियोगेनोसिस। प्रोप्रियोसेप्शन इज विदाउट सीइंग एनी बॉडी पार्ट और बॉडी जो भी बॉडी के थिंग्स है उनको देखे बिना टच करना है, आप आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज प्रेजेंट हियर, दिस प्रेजेंट हियर, हियर, जो भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटर सिस्टम, दिस इज नॉन इज proprioception, a sense of position of body part, that is known as proprioception. And when you are able to identify any object without seeing it with the help of your sensory and locomotor system, this is known as stereognosis, जो हम in the starting of this nervous system already clear कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे agnosia की बात करें, टूथब्रश, I hope everyone know about the toothbrush, जानते हैं टूथब्रश कैसा होता है, सब जानते हैं? अगर आपके हाथ में दे तो आप समझ सकते हैं कि ये टूथब्रश है, इसे क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, जानते हो नहीं जानते हो? नहीं। आपने एक पेशेंट को टूथब्रश दिया, यू गिवन टूथब्रश टू द पेशेंट एंड पेशेंट स्टार्टिंग combing द हेयर को क्या कर रहा है, ऐसे comb कर रहा है। सो वहां पे प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट ऑब्जेक्ट, ही इज नॉट डिफरेंशिएटिंग दैट इट इज अ comb और इट इज अ टूथब्रश। दिस इज नॉन एज एग्नोसिया, व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू रिकॉग्नाइज एनी प्रीवियसली नॉन ऑब्जेक्ट। अननोन नहीं होना चाहिए, प्रीवियसली नॉन ऑब्जेक्ट को आपने लिया लेकिन फिर भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एग्नोसिया। एंड इट इज अ वेरी कॉमन सिम्पटम, इज प्रेजेंट इन योर डिमेंशिया। जब आप साइकियाट्रिक पढ़ोगे डिमेंशिया आएगा, वहां आएगा, क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है डिमेंशिया में। एंड इन केस ऑफ एप्रेक्सिया सेम, द टूथब्रश इज गिवन टू द अदर पेशेंट, अदर पेशेंट पुट टूथपेस्ट और द टूथब्रश वाटर के अंदर वेट किया, एंड आफ्टर डूइंग दिस थिंग नाउ द पर्सन इज डूइंग लाइक दिस, दैट इज नॉन इज एप्रेक्सिया और एग्नोसिया। सो बस यही एग्जाम में खेल यही होता है, एग्जाम में ऐसे ही होता है, एग्जामिनर ऐसे एग्जांपल डालता है। आप, मैंने बोला कि कम में से ऐसे कर रहा है तो एग्नोसिया, आप भी वहां जाके देखोगे, अच्छा लगाने के बाद ऐसे कर रहा है, सर ने बोला था एग्नोसिया, आंसर हो गया एग्नोसिया। रिमेंबर दैट अगर आप टूथब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगा रहे हैं, इट मींस यू नो दैट इट इज अ टूथब्रश एंड इट इज यूज्ड फॉर ब्रशिंग, तभी तो उस पे क्या पुट कर रहे हैं, टूथपेस्ट लगा रहे हैं। बाकी उसको कूम भी करना होता है, ऐसे ही कर लेता, क्यों टूथपेस्ट लगाता वो, क्यों उसको वेट करता, गीला क्यों करता? He is able to recognize the object, but he is not able to perform the activity correctly. वो ऐसे नहीं कर पा रहा, वो ऐसे कर पा रहा है। He is not able to perform activity correctly. That is known as apraxia. So apraxia is दोनों का मीनिंग लिख लेते हैं। Agnosia means unable to recognize the previous non-object, and apraxia is unable to perform motor activity which is already previously non-activity. एक्टिविटी भी कौन सी होनी चाहिए, नॉन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साइकिल दे दिया बच्चे को, बच्चा चला नहीं पा रहा है, गिर गया, इसको अप्रेक्सिया हो गया, नहीं, नॉट अप्रेक्सिया। वो बच्चे को नहीं आती है, अभी स्किल डेवलप नहीं हुई है, उसमें मोटर स्किल नहीं है, ऑलरेडी मोटर स्किल डेवलप हो गई है, उसके बाद कुछ स्ट्रोक हुआ और उसको आप वो एक्टिविटी के लिए बोल रहे हैं, अब वो नहीं कर पा रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रेक्सिया। अनएबल टू परफॉर्म प्रीवियस non-activity. And now very important condition, one more, that is known as neglect syndrome. That is known as neglect syndrome. When person present with CVA or stroke, person will have weakness in one side or paralysis in one side, and one side is normal. So person is only use the normal part of the body. He or she started neglecting the other side of the body. उस other side के body part को क्या करेगा वो, neglect कर देगा, because that part is not having any sensation, any pain, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। So उसको क्या कर दिया उसने, neglect कर दिया, and because of that the person will have breakdown in the skin, infection और multiple other contracture of other things होना वहाँ पे start हो जाएगा। So this is known as neglect syndrome. जब person अपने body के part को क्या कर देता है, neglect करना start कर देता, person start neglecting the paralyzed part. जो भी पार्ट पैरालाइज हुआ है उसको क्या करेगा, नेग्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नेग्लेक्ट सिंड्रोम।
मूव करें आगे। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक, कैसे डायग्नोस करेंगे? सो इट इज वेरी इजी टू डायग्नोस द स्ट्रोक। हमने भी बोला था क्या रहना है, बी फास्ट, यानी आपको क्या करना है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन चेकिंग फॉर सिम्टम्स लाइक फेशियल ड्रॉपिंग, आर्म वीकनेस एंड स्पीच डिफिकल्टी। सो आपको बस ये लिखना है फिजिकल एग्जामिनेशन, आप करोगे ये और हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, आपको सारे सिम्टम्स पता चल जाएंगे कि पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है। इमेजिंग टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट कौन सा करेंगे? सो वी विल गो फॉर द सीटी स्कैन एज द फर्स्ट टेस्ट, कंप्यूटेड स्टोमोग्राफी और सीटी स्कैन फर्स्ट टेस्ट। अर्लीस्ट टेस्ट जो आप करेंगे वो कौन सा होगा? सीटी स्कैन। एमआरआई स्कैनिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड सीटी और एमआर एंजियोग्राफी। वेसल्स की हम ग्राफी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। सो जहां भी थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म है उसको आइडेंटिफाई करके थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज द सीटी स्कैन और एमआर एंजियोग्राफी। सो फर्स्ट टेस्ट आंसर क्या होगा? द आंसर शुड बी सीटी स्कैन। बेस्ट टेस्ट एमआरआई, बट फर्स्ट टेस्ट क्या रहेगा? सीटी स्कैन। क्लियर है? यस। हाँ, सो इस पे बैठे नहीं हम, एक बार बैठ जाते हैं, मूव करें, लिख लिया। नेक्स्ट, अरे एक डिजीज भी नहीं करने दिया आप लोगों ने, इतना लिखते हो, पता नहीं क्या लिखते हो इतना, व्हाई यू आर राइटिंग दैट मच? कल से मैं पीपीटी में कुछ लिखूंगा, खाली रखूंगा, सब हटा दे। इसके बाद हमें पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज नॉन एज सीजर। सीजर जानते हो? सीजर। सो सीजर, then we have the GBS, Guillain-Barré syndrome and multiple sclerosis. After that, facial palsy and trigeminal neuralgia. And in the end, I will teach you the spinal cord diseases or spinal cord injury. Like the person is having injury above the T6 level, known as autonomic dysreflexia. Autonomic dysreflexia, anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, Brown-Séquard syndrome. So वो सारे हम पढ़ेंगे आगे। ये लिख लिया, मूव कर दे, हटा दे, इतना सारा पढ़ना है, बहुत सारा बाकी है। Blood test. As we know that patient is having thrombus formation और क्लॉट बन रहा है, तो उसके लिए आपको क्लॉटिंग टेस्ट करना है। We will go for the clotting test. And clotting test को हम क्या बोलते हैं? Coagulation study. Coagulation study. Coagulation study contain mainly we will go for two type of test, PT, INR and APTT. मेनली आईसीयू में तो हम और भी कर सकते हैं, एसिटीन पता नहीं और बहुत सारे सीटी करते हैं, वो सब देखते हैं, पर हमारे पास जो ब्लड के साथ हम करेंगे वो कौन से दो टेस्ट हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्ट, पीटी, आईएनआर एंड एपीटीटी। द टेस्ट व्हिच इज सेंडिंग फॉर कोagulation स्टडी, कौन सी लैब पे भेजोगे? आंसर इज हेमेटोलॉजी लैब। कौन सी कलर की वाइल में? ब्लू टॉप वाइल में। कौन सा कोagulant? सोडियम सिट्रेट। रेशो वेरी गुड, 1:9। Because of 1:9, it is the most critical सैंपलिंग वाइल। आप जब भी सैंपलिंग करते हैं तो सबसे क्रिटिकल जो वाइल होती है जिसमें सैंपल लेना सबसे मुश्किल वाला काम है, वो कौन सा है? ब्लू वाइल। Why it is critical? Because this is the vial which used for the study of coagulation of the blood, and इसके अंदर anticoagulant present है। If you not maintain proper ratio in between blood and anticoagulant, then your result will be false। आपने इसके अंदर anticoagulant मिलाया है और आप उसमें 1:9 का मतलब है if you are adding 9 ml of blood and add 1 ml of sodium citrate, so इसके अंदर सोडियम सिट्रेट तो पहले से ही है। अब आपको उसके रेशो में कितना मिलाना है? ब्लड मिलाना है। अगर आपने ब्लड कम मिलाया, if you added less amount of blood, then your result will be false because of presence of high amount of anticoagulant. That's why if you send this vial to the laboratory and if it is not filtered till the mark, जो मार्क है वहां तक नहीं, तो the laboratory person return to you, they will not accept it। वो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन रेशो, कोagulation स्टडी। बाकी से कोagulation नहीं होता, इसलिए उसमें कम भी है ज्यादा भी है तो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट दिस वाइल इज वेरी क्रिटिकल फॉर कोagulation स्टडी। तो आप याद रखें ब्लू वाइल। और इसमें ये वाइल वैसे भी किसके साथ आती है? इनको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम टेनर। और वैक्यूम टेनर के अंदर क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जो सक करता है, इसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है वाइल के अंदर, और दैट नेगेटिव प्रेशर इज इक्वल टू दैट रेशो ऑफ द ब्लड। जितना उसको चाहिए उतना ही वो लेगा। तो आपको कभी भी वाइल के केप को ओपन नहीं करना है। इफ यू ओपन द वाइल केप, देन ऑल द नेगेटिव एयर जो है वो निकल जाएगी और फिर वो सक नहीं करेगा। सो खेलते खेलते ओपन करके वापस लगा दिया, फिर उसमें लगा रहे हैं, वो ब्लड ही नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? आपने उसकी सारे नेगेटिव प्रेशर को क्या कर दिया? जीरो। क्लियर? ब्लड शुगर कर सकते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ए पर्सन इज हैविंग एएफ, एट्रियल फिब्रिलेशन, और वीएफ और वीटी और जो भी कार्डियक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से एम्बोलिज्म प्रॉब्लम हुआ, एम्बोलिज्म बना है, तो आप क्या कर सकते हैं? ईसीजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कैरोटिड अल्ट्रासाउंड। सो वी विल चेक द पेटेंसी ऑफ दिस कैरोटिड आर्टरी विच सप्लाइंग टू द ब्रेन। जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसकी पेटेंसी देखेंगे कि इट इज ब्लॉक्ड और इट इज ओपन और ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसकी पेटेंसी को देखने के लिए आप यूएससी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। डीएसए रूम में हम करते हैं ये सारी चीजें। तो ये क्लियर? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन
The next last part of this disease, that is the management part. Management of this disease, which is not. So management is totally depend on the cause of disease. If the cause of disease is ischemic, then we will go for the management, that is thrombolytic agent जो हम provide करेंगे. And if the cause is hemorrhagic, then we will go for the surgical management where we clipping the artery जो है उसको clip करेंगे. Remember, cause identify किए बिना कभी भी पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज नहीं करना. थ्रोम्बोलाइज करना मतलब thrombolytic agent पेशेंट को प्रोवाइड करना. अभी बताऊंगा thrombolytic agent. If you give the thrombolytic agent without identify the cause, and after giving thrombolytic agent you find out that patient is having inguinal bleeding, and that's why person is having stroke, then person will have more and more severe complications, because thrombolytic agent और ज्यादा क्या करेगा, ब्लीडिंग कराएगा, क्लोट नहीं बनेगा और प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी. तो हमेशा थ्रोम्बोलाइज करने से पहले क्या करना है, कोज आइडेंटिफाई करना है. अगर कोज थ्रोम्बोलाइटिक जो थ्रोम्बस बनने से हुआ है तो उसके लिए हमें क्या देना है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट. सो इन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट वी हैव अ ड्रग व्हिच इज नोन एज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, थ्रोम्बोलाइसिस थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट. Thrombolytic agent, tissue plasminogen active. What is the difference between this TPA और like इसमें जो example है alteplase और urokinase, streptokinase, and we have a drug which is known as heparin. Heparin is an anticoagulant. So what is difference between anticoagulant and thrombolytic agent? So anticoagulant is the drug which prevent the formation of clot or thrombus. So it should be given before the formation of any type of clot or any type of thrombus. It should not be given during the thrombus formation or after thrombus formation. We will use after the thrombolytic agent. Thrombolytic agent देने के बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं, पर उसको पहले नहीं यूज करेंगे कभी. ये कब दी जाती है, बिफोर प्रिवेंशन के लिए. एंड thrombolytic agents are the agent which broken down the thrombus, जो बन गया उसको ब्लॉक तोड़ने के लिए यूज करेंगे. That's why it is given in this problem. Examples are alteplase, urokinase और streptokinase. ये आपके TPA ड्रग है, tissue plasminogen activator. Whenever you are giving this drug, common nursing responsibilities, what is your priority nursing action? क्या करना है, assess for blood pressure, BP. This is a very important vital monitoring, universal right है आपका. And उसमें आपको क्या करना है, BP. If your patient's blood pressure is very high, then person will have higher chance for developing bleeding. So in case of thrombolytic agent, you always assess the patient blood pressure. Next, antiplatelets drug. Antiplatelet drugs which work by deactivating the platelets. And the examples is aspirin. नहीं होती है aspirin. Aspirin is an example for antiplatelet drugs, so which prevent the clot activation of platelet. Next, anticoagulant like heparin. अभी बताया. IV anticoagulant is heparin and oral anticoagulant is warfarin. So ये ड्रग तो हम देंगे बाद में, थ्रोम्बोलाइसिस होने के बाद में. पहले क्या देंगे, TPA ड्रग. Anti-hypertensive drug to decrease the blood pressure. Cholesterol lowering drug, anti-lipid drug like statins can help manage high cholesterol. What is statins? कौन सी होती है statins? Those drugs which contain statin word in the spelling known as statin drug, anti-lipid drug like atorvastatin. उसके स्पेलिंग में statin word आएगा. कैसे काम करती है, कैसे कम करती है लिपिड को, नहीं पता, पतला करती है. वेरी गुड. पतला नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, इनका काम क्या है वो बताओ. This is the okay, which is the major source for lipid, deposited lipid सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कहाँ होता है, लीवर. हाँ मैंने एल लिखा था ना, याद हो गया होगा. लीवर सबसे ज्यादा जो आपको डिपोजिटेड, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो बॉडी को लिपिड जो है वो कहाँ से मिलेगा, लीवर से मिलेगा. सो ये लीवर से लिपिड आएगा, लाइक ये स्टोर्ड लिपिड है, स्टोर्ड लिपिड इन द लीवर. ये किसमें आएगा, ब्लड में. जब आपको रिक्वायरमेंट है, ब्लड में क्या आ गया, लिपिड आ गया. एंड जब भी ऐसा एरो लगाते तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एंजाइम. एंजाइम नेम इज HMG को ए. सुना है, नहीं सुना है, हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्लूकोनिल को एंजाइम, दैट इज को ए. सो ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्सन ऑफ स्टोर्ड लिपिड इनटू द ब्लड, और उससे ब्लड में लिपिड आपका मेंटेन रहता है. नाउ आपने लिपिड खाया, वो भी ब्लड में पहुंचा, इससे भी लिपिड आ रहा है, वो भी कहां पहुंच रहा है, ब्लड में, और उससे लिपिड का लेवल ब्लड में क्या हो सकता है, इन सम टाइम इंक्रीज हो सकता है. अब आपको लिपिड के लेवल को डिक्रीज करना है, तो आप कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, जो खा लिया ब्लड में पहुंच गया उसको तो निकाल नहीं सकते, फिल्टर कर दो छलनी से, ब्लड को निकाल दो, लिपिड बाहर निकल. कैसे कर सकते हैं,
सो वी हैव वन ऑप्शन दैट वी कैन स्टॉप दिस रिएक्शन. हमारे पास जो स्टोर्ड लिपिड है उसको हम स्टोर ही रख देंगे, क्यों बाहर निकालना है. सो वी विल यूज अ ड्रग व्हिच इज नोन एज एंटी लिपिड ड्रग. ड्रग का नाम क्या है? एंटी लिपिड ड्रग लाइक एटोरवास्टिन. इनको हम बोलते हैं एंटी लिपिड या स्टेटिन ड्रग. अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? स्टेटिन ड्रग्स. द ड्रग व्हिच इज एंटी लिपिड ड्रग डायरेक्टली मूव ऑन दिस एंजाइम व्हिच इज नोन एज HMG-CoA एंजाइम. ब्लॉक दिस एंजाइम. इसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया. व्हेन दिस एंजाइम इज ब्लॉक्ड, नाउ द स्टोर्ड लिपिड विल नॉट मूव इनटू द ब्लड. और ब्लड में जब लिपिड नहीं होगा तो बॉडी में लिपिड का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम. एंड व्हेन टिश्यू और एनी रिएक्शन रिक्वायर द लिपिड, देन दे विल स्टार्ट टेकिंग लिपिड व्हिच इज ईटन. और जो भी आपके ब्लड में लिपिड है उसको क्या करेंगे? कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे. एंड जब कंज्यूम करेंगे तो फिर ब्लड के अंदर जो लिपिड था उसका लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज. सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द स्टेटिन ड्रग और द एंटी लिपिड ड्रग विल रिड्यूस योर ब्लड लिपिड लेवल बाय ब्लॉकिंग व्हिच एंजाइम? HMG-CoA एंजाइम. जो आपका ब्लॉक हो जाता है उससे क्या होगा? लिपिड का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा. क्लियर? याद हो गया? नेक्स्ट. ये लिखना है, अभी तक याद नहीं हुआ. नेक्स्ट है क्या लिखना है? फुल फॉर्म. वो करें. ये सारी चीजें जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं वो सारी आपको घर पे अपने आप से लिख के मुझे लाके दिखानी अगले दिन. ये आपका होमवर्क होता है, अपने आप से लिखा करो. नेक्स्ट. अच्छा ये भी नहीं लिखा? अरे नेक्स्ट लिखो जल्दी. सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन आता है पेशेंट को ये हो गया, वीकनेस हो गई, अब किधर से उठाओगे, किधर से स्ट्रेचर लगाओगे, किधर वॉकर लगाएंगे, किधर से कपड़े पहनाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं. आते नहीं आते? तो आई थिंक ये सारा काम आप लोगों ने किया ही है एज ए स्टूडेंट नर्स और एज ए नर्सिंग ऑफिसर और सारा. एंड नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन. यस लिख लिया ये. नेक्स्ट. यस क्या बोल रहे? एग्जाम? कौन सा एग्जाम है? तो अभी जाना है तो छुट्टी कर दें. वेरी गुड. सो एग्जाम इज ऑन टुमारो. कल एग्जाम. और मैं ट्रेन कितने बजे है? 8 बजे तो कोई ट्रेन जाती नहीं है. एक तो जा चुकी है और एक लेट